नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों अभी हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और दोस्तों इसकी पहली वीडियो कल आ चुकी थी। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटो नर्वस सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम होता है ये आपका 2 पार्ट में होता है। पहला आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो दोस्तों जो भी रिसेप्टर्स होते हैं हमने उसके बारे में कल डिस्कशन कर लिया था। जो भी आपके मस्करेनिक आपके रिसेप्टर्स हो गए, इसके अलावा निकोटिनिक रिसेप्टर्स हो गए, अल्फा रिसेप्टर्स हो गए, बीटा रिसेप्टर्स हो गए, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हो गए। तो दोस्तों जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ लिया था और दोस्तों हमें बेसिक चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आज हम केवल कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में दोस्तों कल हम दिन में पढ़ लेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों हम कोलिनर्जिक ड्रग्स के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कोलिनर्जिक लिखा है दोस्तों, इससे दोस्तों यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। जो हमारा कोलिनर्जिक लिखा है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? एसिटाइल कोलिन होता है दोस्तों। यहाँ पर कोलिनर्जिक का लिखा है तो दोस्तों आपको यहाँ से कुछ हिंट मिल रहा होगा। इसका मतलब कोलिन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझिए ये आपका कोलिन लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं एसिटाइल कोलिन के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ACH लिखते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स है ये पूरा ड्रामा खेल है किसका? एसिटाइल कोलिन का। यानी कि आज हम एसिटाइल कोलिन के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि कोलिनर्जिक ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं उनको हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स लिखा हुआ है। तो दोस्तों इनको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स भी कहते हैं। दोस्तों आप इसको याद रखेंगे कि इनको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स भी कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा पहला वाला ऑप्शन। दोस्तों इसके अंदर हमारा दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इनको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो दोस्तों इनको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये वर्क करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ऊपर। ये वर्क करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व के ऊपर, इसलिए इनको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि कोलिनर्जिक ड्रग प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स है इसको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे वर्क करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोलिनर्जिक ड्रग प्रोड्यूस इफेक्ट सिमिलर टू। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम देख लेते हैं क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के ऊपर ही कोलिनर्जिक ड्रग्स अपना एक्शन शो करती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आर। तो दोस्तों जो भी हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये आपको पता होगा 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका मस्करेनिक रिसेप्टर्स होता है और दूसरा आपका निकोटिनिक रिसेप्टर्स होता है। जो आपका मस्करेनिक रिसेप्टर्स होता है दोस्तों ये आपका 3 टाइप का होता है, M1, M2 और M3। तो दोस्तों ये आपका 3 टाइप का मस्करेनिक रिसेप्टर होता है और दोस्तों 2 टाइप का आपका निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। आपको पता होगा क्योंकि इसकी वीडियो कल आ चुकी है और आपने उसको देख भी लिया होगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन। तो दोस्तों जो हमारे M1 रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है ऑटोनोमिक गैंग्लिया, इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और दोस्तों जो M1 रिसेप्टर का ब्लॉकर होता है उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पायराजिपाइन और यहाँ पर लिखा है टेलिनजिपाइन। तो दोस्तों आप इसको चाहे तो याद रख सकते हैं। तो
जो आपके M1 रिसेप्टर के ब्लॉकर होते हैं वो होते हैं, इसमें दिया है पिरेंजीपाइन और टेलिनजीपाइन, जो है ये M1 रिसेप्टर के ब्लॉकर होते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं M2 रिसेप्टर के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा M2 रिसेप्टर है ये हमारे हृदय के अंदर यानी कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो इसका ब्लॉकर होता है उसका नाम है दोस्तों मेथोट्राएमीन। तो जो यहाँ पर M2 ब्लॉकर जो होता है, M2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है वो होता है मेथोट्राएमीन। तो इसके अलावा दोस्तों जो हमारा M2 रिसेप्टर है उसका वर्क क्या है, उसका वर्क है डिक्रीज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जी हाँ दोस्तों, वो जो आपका M2 रिसेप्टर है ये आपका ब्रेडिकार्डिया लाता है, यानी कि नंबर ऑफ बीट ये कम कर देता है, यानी कि ये ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, यानी कि डिक्रीज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो हमारा हार्ट है उसको ये कम कर देता है। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर अब इसके बाद M3 रिसेप्टर के बारे में आ गया है। तो जो हमारा M3 रिसेप्टर है ये हमारे स्मूथ मसल के अंदर होता है, इसके अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर होता है। दोस्तों आपको पता होगा एंडोक्राइन ग्लैंड और आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आपका ग्लैंड का दो क्लासिफिकेशन होता है। और दोस्तों जो हमारा M3 रिसेप्टर है जो इसका ब्लॉकर है वो होता है डायरिफेनासिन। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 रिसेप्टर के बारे में देख लिया है। M1 जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर होता है और ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, और जो इसका ब्लॉकर है वो है पिरांजीपाइन। और दोस्तों M2 रिसेप्टर्स हमारा हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और ये डिक्रीज करता है किसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को। और हमारा M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है स्मूथ मसल के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें दिया है कि एस्टर ऑफ कोलिन। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से एस्टर ऑफ कोलिन कौन सी हैं। तो दोस्तों जो भी आपका एसिटाइल कोलिन हो गया, मेथाकोलिन हो गया, कार्बाकोल हो गया, ये सभी एस्टर ऑफ कोलिन होते हैं, यानी कि कोलिन के एस्टर होते हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव का। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर पूछा है कि कोलिनी माइमेटिक एल्कोलॉइड्स आर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखा है माइमेटिक का मतलब क्या होता है, माइमेटिक का मतलब होता है नकल करना। दोस्तों यहाँ पर लिखा है माइमेटिक का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन से एल्कोलॉइड हैं जो कि कोलिन की तरफ फंक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एल्कोलॉइड के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखा है पाइलोकार्पिन, इसके अलावा लिखा है एरिकोलिन, मस्करीन। तो दोस्तों ये सभी कोलिनोमाइमेटिक एल्कोलॉइड्स होते हैं, यानी कि हमारा ऑल ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि रिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज आर। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एंटी कोलिन एस्टरेज होता है ये एक एंजाइम होता है जो कि एसिटाइल कोलिन को किस में, ये दोस्तों ये इसको एसिटिक एसिड में और इसको कोलिन में इसको ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों ये एंटी कोलिन एस्टरेज एक एंजाइम होता है। तो इसके अंदर पूछा है कि रिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज क्या होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर रिवर्सिबल और इसके अलावा इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे दिया है कि रिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज। तो अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसमें दिया है नियोस्टिग्माइन, इसके अलावा फाइसोस्टिग्माइन। तो दोस्तों ये सभी रिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज के एग्जाम्पल हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है बोथ 1 और 2, यानी कि फाइसोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन जो है ये रिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि इरिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज आर। तो आपको यहाँ बताना है कि इसमें से इरिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज कौन सा है। तो दोस्तों इसका नाम एक और होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, यानी कि जो हमारा इरिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज है इसको हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है डिस्फ्लोस, मालाथायोन, इसके अलावा पैराथायोन। तो ये सभी इरिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, और इसके अंदर पूछा है कि एसिटाइल कोलिन इज, यानी कि एसिटाइल कोलिन क्या है। तो इसमें दिया है एस्टर ऑफ कोलिन विथ एसिटिक एसिड, एस्टर ऑफ कोलिन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर ऑफ कोलिन विथ बेंजोइक एसिड एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वो है एस्टर ऑफ कोलिन विथ एसिटिक एसिड, यानी कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ये एस्टर होता है कोलिन का, और ये किसके साथ,
एसिटिक एसिड के साथ ये एसिटाइल कोलिन होता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि एसिटाइल से आपका बन जाएगा एसिटिक एसिड बन जाएगा, बाकी इसमें कोलिन तो लगा ही है। तो जो आपका एसिटाइल है यहाँ से आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो दोस्तों आप इस बात को याद रखेंगे कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो एस्टर ऑफ कोलिन विद एसिटिक एसिड है, और जो इसका हिंट है दोस्तों वो आपका यहाँ पर छुपा हुआ है, एसिटाइल लिखा है, मतलब कि एसिटिक एसिड से ये रिलेटेड है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है और इसके अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछा है। तो इसमें दिया है कि मस्करेनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन आर। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर मस्करेनिक एक्शन क्या होता है एसिटाइल कोलिन का। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा मस्करेनिक एक्शन होता है एसिटाइल कोलिन का दोस्तों, इससे जो भी हमारा हार्ट रेट है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है वो दोस्तों हमारा कम हो जाता है, यानी कि ब्रेडिकार्डिया कॉज होता है। तो ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो हमारा हार्ट है उसको ये डिक्रीज कर देता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया डायलेट ब्लड वेजल्स। तो दोस्तों जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं ये इसको डायलेट कर देता है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जहाँ पहले आपका ब्लड वेजल्स दोस्तों आप समझिए कि ये आपका 2 मिलीमीटर डायमीटर का था, लेकिन यहाँ पर अगर मस्करेनिक एक्शन शो होगा तो जो आपका ब्लड वेजल्स होगा ये आपका 3 मिलीमीटर डायमीटर का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उसका डायलेशन हो जाएगा। और दोस्तों एक बार डायलेशन हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो आपका कम हो जाएगा। और इसमें दिया है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका स्मूथ मसल्स होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो दोस्तों ये सभी मस्करेनिक एक्शन होते हैं एसिटाइल कोलिन के, और आप इस बात को याद रखेंगे कि डिक्रीज इन हार्ट रेट, इसके अलावा डायलेट ब्लड वेजल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो एक दोस्तों इसका एक और फंक्शन होता है, वो क्या है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल पैनक्रियाटिक एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका गैस्ट्रिक यानी कि स्टोमक के अंदर दोस्तों जो भी आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वहाँ से सिक्रीशन ज़्यादा होने लगेगा। इसके अलावा इसमें दिया इंटेस्टाइनल। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स हैं उनसे सिक्रीशन ये ज़्यादा करने लगेगा। इसके अलावा पैनक्रियाटिक इसमें दिया है, यानी कि ये आपका रिलेटेड है पैनक्रियास से, और यहाँ पे दिया है ब्रोंकियल जो आपका रिलेटेड है लंग्स के अंदर। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो आपका गैस्ट्रिक हो गया, इंटेस्टाइनल हो गया, पैनक्रियाटिक हो गया, ब्रोंकियल हो गया, इसके अंदर जो भी आपके ग्लैंड्स हैं वहाँ से सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा होने लगेगा। किसकी वजह से, मस्करेनिक एक्शन की वजह से। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है दोस्तों, और इसमें पूछा है कि एसिटाइल कोलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाई। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि हम एसिटाइल कोलिन को किस रूट से देते हैं। तो दोस्तों हमेशा हम एसिटाइल कोलिन को इंट्रावेनस रूट से ही देते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको ओरल रूट से देंगे दोस्तों तो ये जाएगा आपके स्टोमक के अंदर, जीआईटी के अंदर, और यहाँ पर इसका हो जाएगा डिग्रेडेशन हो जाएगा, इसका ब्रेकेज हो जाएगा, ये टूट जाएगा एसिटिक एसिड और आपका कोलिन के अंदर ये ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसीलिए इसको हम सीधे इंट्रावेनस यानी कि दोस्तों इसको हम देते हैं इंट्रावेनस देते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, और इसके अंदर पूछा है कि मेथाकोलिन इज। तो दोस्तों ये सभी एस्टर ऑफ कोलिन होते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर पूछा है कि मेथाकोलिन क्या होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से हिंट मिल गया होगा, देखिए आप यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते समय क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान से देखिए, जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है मेथा लिखा है, इसका मतलब जो भी होगा वो मिथाइल से रिलेटेड होगा। देखिए यहाँ पर मेथा लिखा है, उसके बाद कोलिन लिखा है, तो एस्टर ऑफ बीटा मिथाइल कोलिन विथ एसिटिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ये आपका एसिटाइल कोलिन है तो इसके अंदर एसिटिक एसिड तो होगा ही। तो यहाँ पे लिखा है एस्टर ऑफ बीटा मिथाइल। तो देखिए ये लिखा है मेथा लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे मिथाइल लिखा है। तो जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो हमारा पहला वाला है कि जो हमारा मिथाइल कोलिन है ये एस्टर ऑफ बीटा मिथाइल कोलिन विथ एसिटिक एसिड होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और नहीं दोस्तों इसके अंदर कुछ और बाकी रह गया है। तो इसके बाद यह है कि इफेक्टिव ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा मेथाकोलिन होता है ये इफेक्टिव होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दोस्तों इसको हम मुंह के द्वारा भी इसको हम दे सकते हैं, लेकिन एसिटाइल कोलिन को हम
वहाँ पर उसको हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन उसका नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो है कि प्रोड्यूस ओनली मस्करेनिक एक्शन, यहाँ दोस्तों जो हमारा मेथाकोलिन है ये केवल और केवल मस्करेनिक एक्शन ही शो करता है। तो दोस्तों मस्करेनिक एक्शन क्या होता है आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट, डायलेट ब्लड वेजल्स एंड डिक्रीज बीपी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल पैनक्रियाटिक एंड ब्रैंकियल सिक्रेशन। तो दोस्तों ये सभी हमारा मस्करेनिक एक्शन होता है जो कि मेथाकोलिन शो करेगा, लेकिन दोस्तों ये निकोटीनिक एक्शन शो नहीं करेगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा एस्टर ऑफ बीटा मेथाइल कोलिन होता है विथ एसिटिक एसिड, इफेक्टिव ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोड्यूस ओनली मस्करेनिक एक्शन। तो दोस्तों ये सभी स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग मेथाकोलिन के। तो हमारा ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है और दोस्तों इसके अंदर पूछा है कि कार्बाकोल इज। तो दोस्तों जो हमारा कार्बाकोल होता है ये एस्टर ऑफ कोलिन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपको इसका आंसर यही मिलेगा। तो ये एस्टर ऑफ कोलिन होता है विथ कार्बामिक एसिड। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बा लिखा है और यहाँ भी आपका कार्बा हो गया, तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया। दोस्तों ये भी आपका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पे ये अच्छे खासा एब्जॉर्ब हो जाता है और इसमें दिया है प्रोड्यूस मस्करेनिक एंड निकोटीनिक एक्शन। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा है मेथाकोलिन जो कि केवल मस्करेनिक एक्शन को ही शो करता है, लेकिन यहाँ पर दिया है कार्बाकोल। जो कार्बाकोल होता है ये मस्करेनिक और निकोटीनिक एक्शन दोनों एक्शन को ये शो करता है। तो दोस्तों अब देखिए इसके बाद जो आपका निकोटीनिक एक्शन होता है ये आपका निकोटोनिक एक्शन क्या होता है मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया। तो दोस्तों जो हमारा निकोटीनिक एक्शन होता है ये हमारा रिलेटेड होता है किससे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल से ये हमारा जो ये हमारा निकोटीनिक एक्शन जो होता है दोस्तों ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ये इससे रिलेटेड होता है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा इसके बाद अगला सवाल आ चुका है, वो पूछा है कि एसिटाइल कोलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा एसिटाइल कोलिन है वो किसके द्वारा इनएक्टिवेट होता है। तो दोस्तों इसके पहले मैंने आपको बताया था मैंने आपको एक एंजाइम के बारे में बताया था और उसका नाम है उसका नाम है तो अब यहाँ पर दिया एसिटाइल कोलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय, तो इसमें लिखा है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। तो दोस्तों आपको सीधे सही आंसर देखना है, बाकी उसके अंदर क्या आंसर दिया गया उससे मतलब नहीं है हमको। यहाँ पर सीधे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये हमारा एसिटाइल कोलिन हो गया, ये इसको ब्रेक कर देता है एसिटिक एसिड के अंदर, यानी कि CH3COOH के अंदर। एसिटिक एसिड हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन के अंदर ये इसको ब्रेक कर देता है। तो ये एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। दोस्तों एक बात और है, जो भी एंजाइम के अंत में दोस्तों एज लगा होता है वो सभी एंजाइम कहलाते हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि एंटी कोलिन एस्टरेज ड्रग्स एक्ट बाय। तो दोस्तों आपको पता है कि जो एंटी कोलिन एस्टरेज है ये बेसिकली एक एंजाइम है और यहाँ पर पूछा है कि ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अब इसमें दिया है कि एंटी कोलिन एस्टरेज ड्रग्स एक्ट बाय। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो इसका सही आंसर है वो आपका पहला वाला है। इसमें लिखा है इनहिबिटिंग एंजाइम, इसमें लिखा है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आपका एसिटाइल कोलिन है दोस्तों और इसका ब्रेकेज हो गया आपका एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर, लेकिन जो हमारा एंटी कोलिन एस्टरेज ड्रग्स होती हैं वो इसको इनहिबिट कर देंगी। किसको, जो हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है दोस्तों, ये इसको रोक देंगी, प्रिवेंट करेंगी, जिससे दोस्तों आपका एसिटाइल कोलिन जो है इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और ये मस्करेनिक एक्शन शो करेगा। तो दोस्तों जब हम एंटी कोलिन एस्टरेज ड्रग्स देंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है ये प्रिवेंट होगा और दोस्तों इससे क्या होगा, जो आपका एसिटाइल कोलिन है इसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ये एसिटिक एसिड और
ये कोलिन के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो इनहिबिटिंग एंजाइम एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि एसिटाइल कोलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम। तो दोस्तों आपको पता है जो एंजाइम है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ये हमारा एंजाइम है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों कि इसमें लिखा है कि आपका ये क्वेश्चन दिया है इरिवर्सिबल एंटी कोलिन स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी कि जो हमारा इरिवर्सिबल एंटी कोलिन स्टोरेज है इसको हम और क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों हम ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स को हम इरिवर्सिबल एंटी कोलिन स्टोरेज भी कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है और इसमें दिया है कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी कोलिन स्टोरेज आर। तो आपको बताना है कि यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटी कोलिन स्टोरेज क्या होगा। तो दोस्तों जो हमारे एंटी कोलिन स्टोरेज ड्रग्स होती हैं ये मियोसिस कॉज करती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल ऑफ आई, यानी कि जो हमारी आँख है और जो उसकी पुतली है दोस्तों ये इसको सिकोड़ देती हैं, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, इसी को हम मियोसिस बोलते हैं। इसके अलावा इसमें लिखा है इंक्रीज मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ जीआईटी, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वहाँ से सिक्रेशन को ये बढ़ा देती है। इसके अलावा मोटिलिटी लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपने पेरिस्टालिस मूवमेंट का नाम सुना होगा। तो दोस्तों ये मोटिलिटी को बढ़ा देती है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ब्रोंकियल सलाइवरी ईटीसी। तो दोस्तों जो भी आपका सलाइवरी ब्रोंकियल लैक्रिमल और आपका पैनक्रियाटिक जो भी इसके अंदर सिक्रीशन होता है ये इसको इंक्रीज कर देती है। तो ये सभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं एंटी कोलिन स्टोरेज के। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए एंटी कोलिन स्टोरेज के ये सारे जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ये सारे एक्शन बेसिकली आपके मस्करेनिक एक्शन ही हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है इंक्रीज मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ जीआईटी, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ब्रोंकियल सलाइवरी ईटीसी। तो ये सभी आपके मस्करेनिक एक्शन ही शो करते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज ट्रीटेड बाय, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम एट्रोपिन दे सकते हैं और इसके अलावा कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर दे सकते हैं। तो दोस्तों कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स इसमें हम देंगे। इसके अलावा बोथ 1 and 2 दिया है एंड नॉन ऑफ दी अबव दिया है। तो यहाँ पर लिखा है कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर जो होते हैं ये फिर से एसिटाइल कोलिन जो हमारा एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज ये उसको फिर से एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा जो हमारा एसिटाइल कोलिन होगा ये फिर से एसिटिक एसिड और कोलिन के अंदर ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो जो हमारा सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि एट्रोपिन और कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर जो हैं ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है और इसमें लिखा है कि एट्रोपिन एंटागोनाइज। तो दोस्तों जो हमारा एट्रोपिन है इसका यूज हम करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को ठीक करने में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा एट्रोपिन है ये केवल मस्करेनिक एक्शन को ही ब्लॉक करता है, जो हमारा मस्करेनिक एक्शन को ही ये केवल ब्लॉक करेगा। यानी कि दोस्तों जो हमारा हार्ट रेट घट गया था, इसके अलावा ब्रोंकियल सिक्रेशन हो रहा था, इसके अलावा मियोसिस कॉज हो गया था, जो भी हमारा मस्करेनिक एक्शन यहाँ पर दिया था ये सभी इसको ठीक करेगा। तो दोस्तों जो हमारा एट्रोपिन है ड्रग्स है एट्रोपिन है ये केवल मस्करेनिक एक्शन को ही ब्लॉक करता है और उसको ठीक करता है, लेकिन ये निकोटीनिक एक्शन को ठीक नहीं करता है। और जो हमारा निकोटीनिक एक्शन क्या होता है ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा पैरालिसिस यानी कि लकवा मार जाना क्या होता है। तो दोस्तों जहाँ भी आपका पैरालिसिस का केस होता है उसके अंदर आपका निकोटीनिक एक्शन ही इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है जो भी आपकी मसल्स है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, जिससे दोस्तों आप मूवमेंट कर पाते हैं।
लेकिन दोस्तों अगर आपकी मसल हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट रहे या फिर हमेशा ही रिलैक्स कंडीशन में बनी रहे तो दोस्तों उसी को हम पैरालिसिस कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पैरालिसिस क्या होती है। और दोस्तों जो आपका पैरालिसिस है वो आपका रिलेटेड है निकोटीनिक एक्शन की वजह से। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है और इसमें दिया है कि दी कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स आर। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स क्या हैं। तो इसमें दिया है प्रालीडॉक्सिम, दोस्तों इसको हम P2AM भी कहते हैं, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। और इसके अलावा इसमें दिया है डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम, इसको हम डैम भी कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें दिया है ओबिडॉक्सिम क्लोराइड। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कोलिन एस्टरेज रिएक्टिवेटर्स और दोस्तों जिसके एंड में XIME लगा है। दोस्त आप यहाँ पर देखिए XIME। तो दोस्तों जो कोलिन एस्टरेज रिएक्टिवेटर्स हैं इनको हम ऑक्जिम्स भी कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि इनको हम ऑक्जिम्स भी कहते हैं, ऑक्जिम्स OXIMEX, इनको हम ऑक्जिम्स भी कहते हैं। तो जो हमारे कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स हैं उनके एग्जांपल हो गए प्रालीडॉक्सिम, इसमें लिखा है डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम और इसमें लिखा है ओबिडॉक्सिम क्लोराइड। तो ये सभी हमारे कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स यानी कि ऑक्जिम्स हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर अगला सवाल पूछा गया है। तो इसमें लिखा है कि ऑक्जिम्स आर, तो जो हमारे ऑक्जिम्स हैं वो हैं कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स, कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर्स। और इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल दोस्तों है P2AM, अभी हमने पढ़ा है P2AM क्या होता है, इसको प्रालीडॉक्सिम बोलते हैं। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है दोस्तों डैम, जिसको हम डाई एसिटाइल मोनोऑक्सिम बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है और इसमें पूछा कि द सिम्टम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। दोस्तों अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी आपके सिम्टम्स किसके होते हैं? ये सभी आपके मस्करैनिक एक्शन के ही सिम्टम्स शो करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वीट सेलाइवा एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जो आपका मस्करैनिक एक्शन है उसके अंदर सभी सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, जैसे आपका लैक्रिमल, ब्रोंकियल, सलाइवरी, ये सभी सिक्रीशन जो है ये सभी इंक्रीज कर जाते हैं। इसके अलावा इसमें दिया है एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी कि पेट के अंदर मरोड़ पड़ना, और यहाँ पे दिया डायरिया हो जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो आपका मस्करैनिक एक्शन है दोस्तों वो आपका मोटिलिटी कॉज करता है, यानी कि पेरिस्टालिस मूवमेंट को वो शो करता है। और एक बार पेरिस्टालिस मूवमेंट दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों आपको पेट का दर्द होगा यानी कि एब्डोमिनल क्रैम्प होगा और डायरिया हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा है मियोसिस ऑफ आई, यानी कि पुपिल ऑफ आई जो है वो हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, जिसको हम मियोसिस कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी सिम्टम्स होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और यहाँ पे लिखा है निकोटीनिक एक्शन इज। तो दोस्तों मैंने इसके पहले भी आपको इस वीडियो में बता दिया है कि जो हमारा निकोटीनिक रिसेप्टर है और जो हमारा निकोटीनिक एक्शन है वो क्या होता है, उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। और दोस्तों पैरालिसिस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया है कि जहां भी पैरालिसिस की कंडीशन होती है दोस्तों वहां पर दोस्तों जो भी आपकी मसल है वो या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगी या फिर रिलैक्स कंडीशन के अंदर हमेशा बनी रहेगी। तो इसी को हम पैरालिसिस कहते हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद कल हम पढ़ने वाले हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या फिर एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स और एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों जो भी आपका फार्माकोलॉजी का सिलेबस है ये आपका 5 से 6 दिन के अंदर ज़रूर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।